इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम अल्पाधिकार ओलिगोपोली के जो दो बेसिक मॉडल्स हैं, कुर्नो का मॉडल और बर्ट्रैंड मॉडल, दोनों मॉडल्स में एक मान्यता एजम्पशन माना गया है और वो एजम्पशन ये है कि जो फर्में हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वो होमोजेनियस गुड्स का निर्माण करती हैं, समरूप वस्तु का, और दोनों मॉडलों में माना गया है कि फर्में दो हैं केवल। लागत की दशाएं भी एक जैसी हैं दोनों में, विभिन्न फर्मों की, भले ही वो बर्ट्रैंड मॉडल में धनात्मक हो और कुर्नो मॉडल में शून्य हो, लेकिन ये मान्यता दोनों में स्वीकार की गई है कि जो फर्म है उसका व्यवहार नाइवली होता है या वो नाइव बिहेवियर करती हैं अपने मूल्य को अधिकतम करने हेतु, और इस स्थिति में चाहे वो क्वांटिटी कंपटीशन का तरीका अपनाती हूँ जैसा कुर्नो मॉडल में है, या फिर वो प्राइस कंपटीशन का सहारा लेती हैं जहाँ पर कीमत को घटा बढ़ाकर अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं, जैसा कि बर्ट्रैंड मॉडल में है। लेकिन दोनों इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि उनका बिहेवियर जो फर्मों का है वो नाइव बिहेवियर है। और अगर हम नाइव शब्द के अर्थ पर जाएं तो उनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और जैसा विषय वस्तु होता है उस अनुरूप उनका भाव वहाँ निकलता है। सरलतम रूप में यदि हम देखें तो नाइव का अर्थ हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन है, अर्थात पीछे जो कुछ देखा है उससे वो कुछ सीखता नहीं है। या इस रूप में आप देखें कि वो चीज़ों को इग्नोर कर जाता है, एक तरह से इनोसेंट है, या इतना सरल है कि हर आदमी किसी पर ये विश्वास करके चलता है कि वो सही कर रहा है, सही बता रहा है, और सहजता से उस पर वो विश्वास कर लेता है। इसलिए कहा गया कि वो बहुत सरल है, बहुत सरल चित्त है। कई बार हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन न हो सकता है उसको सही ज्ञान न हो, और वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसे ज्ञान का वो लैक्स, इन्फॉर्मेशन की लैकिंग है, या सही जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो उसे पता नहीं है, इसलिए वो इतना सरल है। और कहते हैं वो निष्कपट है, जो भी व्यवहार करता है वो सोचता है कि वो किसी के प्रति कोई दुर्भावना से ऐसा नहीं करता, और ऐसा सोचता है कि दूसरा व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार उसके साथ नहीं करेगा, तो वो निष्कपट है, निश्चल है। तो इस रूप में एक अर्थ अनसॉफिस्टिकेटेड के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ज्ञानी है, विवेकशील है, और अगर इसका अभाव है तो कहा जा सकता है कि वो उतना मैच्योर नहीं है, उतना परिष्कृत नहीं है, जिस रूप में आप इसको देखें। तो जब हम इसको फर्म जो एक उत्पादक या विक्रेता के रूप में काम कर रही है और अल्पाधिकार में काम कर रही है, और दो फर्में हैं,
और एक ही बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचती हैं, समरूप वस्तुएं होती हैं और वहाँ पर वो प्रतियोगिता करते हैं एक दूसरे से और अपने अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, वैसी स्थिति में अगर कोई फर्म दूसरी फर्म पर ये विश्वास करके चले कि मैं कुछ भी करूं, मतलब चाहे कीमत को घटा बढ़ा दूं अपनी वस्तु की, चाहे उसकी मात्रा को घटा बढ़ा दूं, दूसरा जो उसकी राइवल फर्म है, प्रतिद्वंदी फर्म है, वो जैसा पहले करता रहा है वैसे ही करता रहेगा, तो कहा जाएगा कि ये व्यवहार जो है ये नाइव बिहेवियर है। ये व्यवहार जो है एक तरह से बहुत सरल है, निश्चल है, निष्कपट है, और आप कह सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है वास्तव में ये थोड़ा अक्लमंदी का निर्णय नहीं है, कम अक्लमंद है वो। हमें पता है कि अर्थशास्त्र में जितने भी हम समस्याओं को पढ़ते हैं और जहाँ कहीं भी उत्पादक या उपभोक्ता कोई आता है तो पहली हमारी मान्यता होती है कि कंज्यूमर इज रेशनल, प्रोड्यूसर इज रेशनल, और हम ये कहते हैं कि वो बुद्धिमान है, विवेकशील है, तर्कपूर्ण निर्णय लेता है। और यहाँ इन दोनों मॉडलों में ये स्वीकार किया गया कि इस मामले में थोड़ा वो अनाड़ी है, भोला है, सरल है और दूसरी फर्म पर वो विश्वास कर लेता है और ये मान के चलता है कि दूसरी फर्म भी उसके साथ निश्चल व्यवहार करेगी और इसके जो कुछ भी ये करता है अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, कीमत घटा बढ़ा के या उत्पादन या वस्तु की मात्रा घटा बढ़ा के, तो दूसरी फर्म जो है वो इसके विरुद्ध कुछ निर्णय नहीं लेती है और वो यथावत काम करती रहेगी। इस विश्वास के साथ इन दोनों मॉडल्स को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों मॉडल ओलिगोपोली के प्रारंभिक मॉडल्स हैं। उसके पहले हम कार्य और पूर्ण प्रतियोगिता ही पढ़ा करते थे। वैसी स्थिति में अगर ये मान लिया जाता या ये एक्सेप्ट उसमें मॉडल में स्वीकार कर लिया जाता कि दोनों फर्में एक दूसरे के क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो परिणाम है उसको मॉडल में डालने पर मॉडल इतना जटिल हो जाता कि कुछ निष्कर्ष निकाल पाना थोड़ा कठिन होता। तो वैसी स्थिति में बड़ी चालाकी से दोनों ने एक ऐसी मान्यता को उसमें डाल दिया ताकि आप उसको उसी रूप में स्वीकार करके और मॉडल को सरलतम रूप में एक निष्कर्ष तक पहुंचने में सफल हो जाएं, और दोनों सफल हुए भी। हम जानते हैं कि भले ही बाद में कूर्नो के मॉडल में भी आगे चलकर स्टैकेलबर्ग ने और आगे चल के चैम्बरलिन ने, दोनों ने इस बात को मॉडल में डाला कि फर्म जो है वो अगर इंटेलिजेंटली थोड़ा काम करे तो ए हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में उस व्यवहार को कि फर्म विवेकशील है, पिछले अनुभवों से कुछ सीखती है और उसको देख के निर्णय लेती है, तो एक तरह से इन मान्यताओं को आगे चलकर हटाया गया और जो निष्कर्ष थे उसमें थोड़े अंतर भी आए, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इसे इस रूप में स्वीकार करना इस मॉडल की, या हम कहें इसके जो प्रवर्तक रहे हैं कूर्नो और बर्ट्रैंड, उनकी मजबूरी थी और ऐसा उन्होंने अपने मॉडल में इसको स्वीकार किया। और ये जानते हुए कि जब भी कोई कीमत गिराता रहा तो उसके प्रतिद्वंदी जो है उसके तुरंत बाद
बर्ट्रैंड मॉडल में आपने देखा कि कीमतों के गिरने का सिलसिला एकदम ग्रेजुअल रूप में, एक गिराएगा फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला चलता है। उसके बाद भी ये कहा जाए कि इस अनुभव से वो कुछ सीखता नहीं है और ये मान के चलता है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है वो अपने पूर्ववत अपने निर्णय पर बना रहेगा। तो कहा गया कि ये इसे अनाड़ीपन, भोलापन न कहा जाए तो क्या कहा जाए, तो उसको नेवली बिहेव करता है ये मान करके दोनों ने अपने मॉडल के निष्कर्ष बड़े सरल रूप में निकाले। तो बहुत इम्पोर्टेंट एजम्पशंस इन दोनों मॉडल्स का ये था। और हमने देखा है कि बर्ट्रैंड मॉडल में भी आगे जाके एजवर्थ ने ये स्वीकार किया कि वहाँ तक फर्में नहीं जाती जहाँ तक बर्ट्रैंड कह रहे हैं कि वो सीमांत लागत के स्तर पर जाके कीमतें निर्धारित होती हैं, और ऐसा उसी प्राइस कंपटीशन के नाते होता है। और एजवर्थ ने ये दिखाने का प्रयास किया कि वहाँ तक कीमतें नहीं पहुँचती, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली बिहेव करेगा और एमसी तक, सीमांत लागत के बराबर तक कीमत होने के पहले ही कहीं वो बिना कार्टेल बनाए हुए, बिना कोई संघ बनाए हुए और अपनी बुद्धिमानी से ही अपने और अपने प्रतिद्वंदी दोनों के लाभों को और अधिक करने के प्रयास में वो ऐसा कुछ करेगा कि कीमतें वहाँ तक न पहुँचने पाए, और उसके ऊपर का मतलब न्यूनतम जो परफेक्टली कम्पिटिटिव स्थिति है उसमें, और जो ऊपर मोनोपोली की प्राइस की स्थिति है उसके बीच में कहीं वो परिवर्तनीय या ऑक्सीलेट करती रहेंगी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि दोनों मॉडल्स ने, जिन्होंने ये नाइव बिहेवियर की एजम्पशंस को माना था, मॉडल के अगले विकास के क्रम में उनको धीरे धीरे हटाया गया और ये दिखाने का प्रयास किया कि फर्में अगर वो थोड़ा अपनी विवेकशीलता का परिचय देते हुए ऐसा निर्णय लें तो इस मॉडल से थोड़ा इतर जो निष्कर्ष निकल रहा है वो दूसरा हो सकता है या होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा जो ध्यान था या मंतव्य था वो ये था कि इस व्यवहार को, जो इन दोनों मॉडलों के एक तरह से निष्कर्ष निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो और उनके माध्यम से जहां हम इन मॉडलों की व्याख्या करते हैं उसको हम इसे गंभीरता से लेने का प्रयास करें। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।